हाँ बोल बानी। लिखो जी, स्पीड ऑफ साउंड। ये मैं एक मिनट रुको। तो ये मैं लिखवा चुका हूँ ना, स्पीड मैक्सिमम किसमें होती है, मिनिमम किसमें होती है, सॉलिड में ज्यादा होती है। फिर दोबारा लिखना। आपकी बुक में आपको एक चार्ट बना होगा, देखो जरा एनसीईआरटी में। भाई एक ही चार्ट है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड लिखी है। आप उसमें चेक करो सबसे ज्यादा साउंड किसकी है, मतलब सॉलिड्स की सबसे ज्यादा है ठीक है। और इसमें एक लिक्विड की, वाटर की मार्क कर लो कितनी है, 1531। ये वाटर में स्पीड ऑफ क्या है, साउंड। और दूसरा एक एल्यूमिनियम की याद करो, एल्यूमिनियम की मार्क करो क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें है। हाँ, और एक एयर की मार्क, एयर की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर की कितनी है, अब 346 मीटर पर सेकंड होगी। अब किसी क्वेश्चन में आपको ये दी होती है, वो जान के ना 3 नहीं, तो जान के 344 कर देंगे, 346 कर देंगे, 340 कर देंगे। वो जान के ऐसे फिगर देते ताकि आपस में कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, इजी करने के लिए आपका। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो स्पीड ऑफ एयर का 346 होगा। बाकी अगर आएंगे तो ब्रैकेट में दिया आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। ओल्ड बुक है कि न्यू बुक है ये, न्यू बुक। ये कौन सी है, ओल्ड का है। एक ओल्ड, दोनों की ओल्ड है। यार तुम एक मत लाया करो यार, मेरे पास भी है ना, बस फिर ठीक है। अब आपका पुरानी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है जो न्यू बुक में कटा है, पर मैं कराऊंगा, मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। सोनिक बूम। कभी यूट्यूब पे देखा है तो यार सोनिक बूम क्या होता है? हाँ, हंसने की बात थोड़ी है। मैं कहीं ज्यादा साइंस एंड मैथ्स देखता है। कल कौन था यहाँ पे कल क्यों था वहाँ, जब साइंस के बच्चे बैठते पीसीएम वाले, ये मजाक उड़ाया हमने उनका। और बारिश नहीं, आरुषि बैठी हुई। आरुषि बोला था। हाँ, आरुषि वो तो अब तक तो बैठेगी। बाई चांस कल ऐसी बातें होगी, पीसीएम की बात में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, तो हिल चुकी है वैसे ही 11th में, तो अपने मुंह से मान लिया सर मैंने गलती कर दी पीछे। मैं बड़ी जल्दी मेरे को रियलाइज हुआ। कैसे रियलाइज तो पहले हो गया था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उसने खुद अपनी गलती मान ली कि मैंने गलती करी थी। इतनी फंस चुकी है, इतनी फंस चुकी है, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। और वो बातें भी सठियाई करती है। उसने ये बोला, फिर मैंने बोला, मैं कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पीसीएम दी, उनका दिमाग हिल गया उसके बाद, अल्लाह की पागल हो गई वो, ठीक है। फिर एक यहाँ और बच्चे बैठे थे, उसकी भी उसने बोला कि मेरे फ्रेंड्स भी पीसीएम ही पागल हो गए, ठीक है। इतने मेरा एक स्टूडेंट आ गया एक मेरे से मिलने, कुछ काम था उसको। एक स्टूडेंट आया, कर कर आके कुछ मेरे से वो बात कर रहा है, इसने आर्शन ने कुछ कमेंट पास किया, हम सब हंसने लग पड़े। उसने सिर्फ एक बात बोली, उसने पीसीएम दिया है, माफ कर दो उसको। सबको ये बात पता है, कीरत आया था, सबको बात पता है कि पीसीएम देने के बाद ना आधी दुनिया हिल जाती है उनके दिमाग में, ऑक्यूपाइड, मोर देन ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो ये बैठे हुए थे, अरे अब शोर की बात नहीं, वो बंदे हिल चुके हैं हमारे। जीवन ज्योत ने पीसीएम ली, वो हिल चुका है, हिल गया भाई। सपोज उससे बात होती है, हिल गया। वो तो बेटे वो पीसीएम वाले किसी को बताते ना दर्द अपना, और वो जीवन जो होता है वो 98 लेके आया मैच, बुलाएगा 98। फिर फिर वो जीवन जो होता है वो कर लेगा पीसीएम। वो पहले से हिला हुआ था इसलिए पीसीएम लिए उसने। लोग पीसीएम लेने के बाद हिलते, वो पहले से हिला हुआ था, वो एड़ा था मेरे को पीसीएम ही चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन के आंसर ऐसे निकालता है, ऐसे। जब तक मैं सोच रहा होता ना करना के, वो आंसर निकल के बैठा होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स के तुक्के से निकालता है और कॉक से ही आंसर निकालता है, इतनी तेज मैथ्स है उसकी। अभी इन बच्चों का मैं 10th वालों का गूगल फॉर्म टेस्ट ले रहा हूँ, अभी तक इस महीने 43 हाईएस्ट रहे हैं 50 में से, उसके 50 आए थे लास्ट ईयर। अब वो उसका बीसीएम लेना बनता भी है, वो फिट जी की तैयारी कर रहा है भाई, उसको तो इजी लगेगी। थोड़ी देर में आता हूँ। तो तुमको सिंपल मैथ्स नहीं हो रही, ऐसे कई क्वेश्चन थे जो मेरे से नहीं होते थे, वो करके जाता था, इतनी तेज मैथ्स है उसकी। उसका लेना बनता भी है, सबका लेना बनता नहीं है। कल तो प्रूव हो ही गया, वो बच्चा परेशान हुआ। लिखो जी, अब टॉपिक है सोनिक बूम। सोनिक बूम, सोनिक बूम का मतलब है व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
बिल्कुल लिखना जी, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बूम, ये लिखा था। किसी को पता नहीं क्या होता है ये? चलो कोई बात। साउंड पहले आती है वो बाद में। When the speed of any object exceeds the speed of sound, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड उसकी साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए, ऑब्जेक्ट exceeds the speed of sound, when the speed of any object exceeds the speed of sound, then it is said to be traveling at supersonic speed. सुपरसोनिक स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट, अब देखो मैंने वाइब्रेशन पैदा की और आवाज निकली, जब वाइब्रेशन हुई सेम आवाज निकली। कई बार ऑब्जेक्ट की स्पीड चलने की, अब ऑब्जेक्ट चलती है आवाज आती है, तुम चलते हो फुटस्टेप्स में आवाज आती है, कोई भी चीज चल रही है वाइब्रेशन हो रही है आवाज आएगी। जब ट्रेवलिंग सुपरसोनिक स्पीड, तो जब उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट की उससे पैदा हुई साउंड से तेज हो जाए, ऑब्जेक्ट अपनी साउंड से तेज निकल गया आगे, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। जैसे कोई चीज मैंने फेंकी, वो आगे जा चुकी है, उसकी साउंड की स्पीड उससे कम है, उसकी चलने की ट्रेवल की स्पीड क्या है उससे, साउंड से, साउंड स्लो है और स्पीड क्या है उस ऑब्जेक्ट की फास्ट, वो आगे जा चुकी है पर अब भी साउंड दिख रही है, हमको सुनाई दे रही है। जब प्लेन आता है, जेट प्लेन घर के ऊपर, फाइटर प्लेन, वो जा चुका है भाई, वो निकल के जा चुका, उसकी साउंड अब भी सुनाई दे रही है, क्योंकि उस खुद की प्लेन की स्पीड उसके साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा है। बुलेट फायर करेंगे पिस्टल से, बुलेट तो जा चुकी, आवाज बाद में आती है। लाइटनिंग होती है जब वो आता है, बिजली कड़कती है, तो पहले बिजली कड़केगी, उसकी आवाज 2 मिनट बाद आती है। कभी ध्यान देखा है? पहले वाइट वाइट लाइटनिंग आएगी, तब कोई आवाज नहीं आती, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद ही उसकी आवाज आती है। वो उसी लाइटनिंग की आवाज है, पहले लाइट आई फिर स्पीड, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है, इस तरह से बुलेट जा चुकी है स्पीड से, उसकी साउंड की स्पीड क्या है, स्लो थोड़ी सी, तो उसकी वो तो जा चुका है ऑब्जेक्ट भाई, जेट एयरवेज जा चुका है, जेट प्लेन, फाइटर प्लेन, बुलेट जा चुकी है, लाइटनिंग जा चुकी है, अब उसकी साउंड सुनाई देगी, उसके बाद तो साउंड बाद में आती है, इसको बोलते हैं सोनिक। फॉर एग्जाम्पल बुलेट्स कॉमा जेट एयर का एयरक्राफ्ट, बुलेट बुलेट जेट एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा moves with a speed higher than its sound। moves with a speed, ये अलाउड नहीं है ऐसे सीट पक्की करके जाना, लैपटॉप पड़ा है। moves with a speed higher than its sound, मेरी किताब है वो, पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैं भी पढ़ा रही हूँ, मैं टेस्ट कर रही हूँ। Yes, it's yours। कितना सॉरी बोलता है दिन में, तो दिन नहीं होगी है ना, आज दिन में 10 बार सॉरी बोलता है, फिर ऐसा सॉरी नहीं, फिर भी सुनाता नहीं है। तब मैं गिनूंगी। नहीं, आज मजा आया था, क्या बोला था इसने? गलती कर दी, वो तो सर क्वेश्चन कर रहा था ना ये, जब कर ओ गलती कर दी, मैं क्या मैथ्स लेके। अच्छा हाँ तो यार वो बात फिर से वही गलती रिपीट कौन करता है, तो सॉरी बोल दिया। जिंदगी सॉरी बोलती है नहीं हो जाएगा तो ठीक कर देंगे इसको। क्या लिखा? हायर देन द साउंड, कॉमा इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स इन द एयर। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं एयर में? शॉक वेव्स, शॉक वेव्स इन द एयर। वही वेव्स, बहुत शॉक वाली, इसकी आवाज बहुत तेज होती है,
पूरी गरजती रहती है। जेट की आवाज हो या बिजली गिरने की आवाज कितनी, और बुलेट की कहते हैं गरजती है बहुत जोर से। जब शेर दहाड़ता है तो शॉक वेव पैदा होती है। आवाज सुनिए शेर की आवाज, रियल में सुनिए, जू नहीं गए कभी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब की आवाज है ना, रियल में शेर की आवाज सुनिए, बहुत डर लगता है भाई। दूर शेर बहुत दूर होता है और आवाज ऐसे आती है, यहाँ पे आ रही है आवाज। अरे तो शेर है वो, टाइगर की कह रहा हूँ मैं, लायन की टाइगर। मैं सुबह सुनती, मैं रियल गया था, ये शेर की आवाज है। मैं 2 कुत्ते मिनट की बाद भौंक से डर जाती हूँ। 2 मिनट बाद पता लगा, अरे शेर की उससे 50 टाइम्स ज्यादा होती है, तो 50 कह टाइम्स रही हूँ ज्यादा। कि आगे तक जाऊंगी। सुनिए, सुनिए, पास से नहीं मतलब शेर दिख रहा था, लगता है कि वो इतनी पास से आ रही है आवाज, वो बहुत पास से लगती है आवाज, वो दूर भी हो ना शेर, लगता है पास से आ रही है आवाज। उसकी जो शेर की क्वालिटी है, तो शेर है वो, तो डरते हैं लोग उससे, बड़े उसका वो है, क्या कहते हैं, शॉक वेव्स। पर वो मिक्स ब्रीड वाला होगा अच्छी तरह वो क्या मिक्स ब्रीड होगी नहीं, सारे शेर भाई शेर होते हैं। वो तो प्लांट में होती है हाइब्रिडाइजेशन। लिखो, these shock waves, फुल स्टॉप के बाद, these shock waves have have दम लगता है क्या, वो खा जाएगी तेरे को। These shock waves have enough energy to shatter glass, ये ग्लास को शेक कर सकती है, to shatter glass and even damage buildings। आगे जाके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा या फुल मार्क्स में आएगा, व्हाई इज लाइट स्पीड ऑफ सॉरी साउंड ऑफ लाइटनिंग हर्ड कुछ सेकंड्स आफ्टर इट इज सीन। तो इसका आंसर है सोनिक बूम, क्योंकि सोनिक की लाइट की स्पीड इज फास्टर देन लाइट साउंड ऑफ स्पीड, दैट इज व्हाई लाइटनिंग इज सीन बिफोर इट्स साउंड इज लिसन। किससे भाई टूट भी जाते हैं, मतलब उसके ऊपर मारोगे तब टूटेगा नहीं तो ग्लास के पास रख के गोली चला, बिल्कुल इतनी खास नहीं बिल्कुल, मैं कहूँ यहाँ से चला हिलता है शेकर, नहीं यहाँ मैं कहूँ दीवार की जगह ग्लास है, मेरा से गोली चला तब भी हिलेगा, वाइब्रेशन होती है उसकी, मतलब उसकी वो शॉक वेव्स है ना, हर जगह जाएंगी वो। तो ग्लास पतला टफन ग्लास होगा तो शायद ना भी हिले। कितनी बार तो ऐसा होता है टीवी में देखने के बाद गोली चलाई ऊपर, तो पुराना बिल्डिंग गिरने शुरू हो गई, और रियल में ऐसा कभी हुआ है तभी तो होता है शॉक वेव्स। सीरियल में होता है। गुड, नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब बताओ जी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब होता तो होता क्या है? हेडिक, हेडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मेरी ऐसी क्वेश्चन बन रही थी पर मुझे अजीब सी दिख रही है मेरे को। क्या ये ब्यूटेन का? वो शक्ल ऐसे दिखने वाली नहीं है, ठीक तो है, क्या है बट बुक में भी लिखा हुआ था और सब सही है। इंसिडेंट रे से जब रिफ्लेक्ट हो रहे हो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये लाइट में होता था, ये सेम साउंड के अंदर भी आता है। लाइट के है, टेंथ में लाइट है। लाइट के दो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, वही साउंड के प्रिंसिपल्स हैं। एक होती है लाइट की रिफ्लेक्शन, लाइट जहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जा रही है वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, वो हमें दिखता है, ठीक है, लेकिन जहां पे रिफ्लेक्ट होके नहीं जा रही हो हमें, तो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ये आपका फर्स्ट लॉ था। और दूसरा लॉ क्या था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम ही हमारा साउंड का भी है। पहले रिफ्लेक्शन का मतलब है कि साउंड अब तुम तक जा रही है, इसी जगह पे साउंड टकरा के रिफ्लेक्ट होके भी वापस आती है, इसलिए हमें सुनाई देती है। अगर रिफ्लेक्शन की जगह ना हो तो साउंड सुनाई नहीं देगी। अगर रिफ्लेक्शन की जगह एब्जॉर्बेंट्स होंगे, पर्दे, कारपेट्स, सोफा, तो साउंड रिफ्लेक्ट कम होती है। अगर खाली घर हो तो साउंड रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है, क्योंकि एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, कम होते हैं। लिखो जी, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड
आज न्यूमेरिकल्स भेजूंगा आपको, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, एक मिनट, when it hits the when it hits the या strikes the, कुछ भी लिख सकते हो, when it strikes or hits the hard surface is called reflection of sound. Like a wall, comma डाल के like a wall, reflection of sound, like a wall, metal sheet, hardwood, etc. ये surface के examples है, hardwood, etc. metal sheet, wall, hardwood, metal sheet, wall, etc. भाई मैं बना के बोल रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, भूल जाता हूँ खुद ही मैं। लास्ट ईयर के नोट्स ना किसी ने कबाड़ी को दे दिए। दिलजीत तू मत दे दियो, तेरे नोट्स चाहिए मेरे को। There are two laws of reflection of sound. There are two laws of reflection of sound. हाँ, देखते ही पता लग गया। नहीं तेरे को नहीं पता लगा ना, इसका मतलब एनसीईआरटी भी तैयार नहीं। नहीं एनसीईआरटी हाँ, मुंह छुपा ले, बुर्का पहन के आ कल से। बुर्का मुंह छुपाने के लिए बैग ओढ़ ले। पहला नंबर 1, points number 1, the incident wave, the reflected wave, comma, the reflected wave and the normal comma, all lie on the same plane. All lie on the same plane. Number 2, the angle of reflection and the angle of incidence, angle of reflection and the angle of incidence are always equal. अब बुक एनसीईआरटी निकालो सब लोग। एनसीईआरटी में एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, पढ़ो ध्यान से एक्टिविटी। हाँ पढ़ो, मैं ध्यान से पढ़ो। ये तो प्रैक्टिकली देख रही हूँ। एक टेबल लगाई है, इस टेबल के ऊपर एक शीट लगा दी है, एल्यूमिनियम की लगा लो, मेटल की लगा लो, कोई लगा लो, ये शीट लगा दी है। और यहाँ पे एक अलार्म क्लॉक लगाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाई है, अलार्म क्लॉक लगा दी है। अब अलार्म क्लॉक के साथ एक पाइप लगाई है कार्डबोर्ड की, जिसमें से इसकी क्या जाएगी, आवाज जाएगी। अभी आवाज यहाँ से ट्रेवल होगी, कहाँ तक जा रही है, उससे क्या होगी, रिफ्लेक्ट। दूसरा भी एक पाइप लगाई है, पर ये सेम एंगल्स पे लगाई है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये सही नहीं, सेम पे नहीं लगाएंगे तो आवाज स्लो सुनाई देगी। और यहाँ पे एक बंदा भाई साहब बैठे हुए हैं, वो अपना कान लगा के सुन रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बजेगी तो उसको सुनाई दे रही है, इसका मतलब कि साउंड रिफ्लेक्ट होती है।
तो साउंड रिफ्लेक्ट होगी ना, पर उसके पास नहीं जाएगी ना, रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे आती है, तो बताऊंगा सेम एंगल पे जाती है। अगर सेम एंगल पे नहीं होगा साउंड रिफ्लेक्ट तो होगी, बस सेम एंगल पे सुनाई देगी, हर जगह सुनाई नहीं देती है। इसको मैंने करवाया था ना, तो मैं वो भी कहा था कि टेस्ट करना है और इसको घुमाना टेस्ट है किया हर आपने, जगह, फिर क्या हुआ? और हर जगह घुमाना है इसको, फिर भी उससे यही आया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम आया था। तो जहाँ जहाँ एंगल रिफ्लेक्शन चेंज करोगे इंसिडेंस भी चेंज उधर ज्यादा क्लियर आएगा। हाँ, तो आप आगे पीछे करते रहोगे तो स्लो हो जाएगी आवाज। जहाँ पे इंसिडेंस भी इक्वल आएगी वहां पे आपका सबसे ज्यादा साउंड सुनेगी। तो क्या भी अंदर इधर हमारा होता है ये बात और दूसरी बात ये है कि एंगल पता कैसे लगता है, ये एंगल होता कहाँ पे है, ठीक है। तो मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। अब अगर सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर। आज के बाद याद रखो, साइंस में नॉर्मल का वर्ड का मतलब क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों को कि एक वेव जा रही है साउंड की नॉर्मली, तो नॉर्मली जा रही है, नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री में जाती है। वो समझ नहीं आता एग्जाम में कि नॉर्मली का मतलब है, सर हम घर आके पता लगता है। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली जाती है। जी, अब ध्यान से देखो, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कुछ भी हो सकता है, मिरर, बॉल, मेटल शीट, कुछ भी, तो नॉर्मल कैसी होगी, ऐसी होगी। अगर सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल कैसी होगी, या ऐसी या ऐसी। पकड़ में आ गई। अगर सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल ऐसी हो, तो आपको उसको 90 डिग्री पे लेके जाना। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इंसिडेंट वेव वो होती है, या इंसिडेंट वेव वो होती है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड अगर यहाँ से प्रोड्यूस हुई तो इंसिडेंट वेव ऐसे जाएगी, और एरो जरूरी है। और नॉर्मल को हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं हमेशा, क्योंकि नॉर्मल है वो इमेजिनरी होता है। ये वेव जा रही है, ये इंसिडेंट वेव होगी, और यहां से निकलेगी रिफ्लेक्ट। एरो बहुत जरूरी है। अब मुद्दा आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल वो सेम प्लेन पे होना चाहिए। ये ना हो ये इधर है वो उधर है, सेम प्लेन तो नहीं होगा, सेम प्लेन सेम साइड पे होना चाहिए, एक ही तरफ। अब आता है सेकंड पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है रिफ्लेक्टेड बनाती है। अब एंगल इंसिडेंट रे तो एक एंगल सरफेस के साथ बना रही है, एक एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है, दो एंगल बना रही है, एक उस तरफ और एक इस तरफ। तो इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस है कौन सा, जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है, ये वाला नहीं है। जो एंगल हमेशा याद रखना, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल जरूरी है बीच में। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, इसके अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ। अगर मैं आपको देता हूं कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 30 डिग्री, what will be the angle of reflection? The angle between incident ray and metal surface is 30 degree. What will be the angle of reflection? कैसे? सेम होती है उसकी तो। सुना नहीं आपने क्वेश्चन? मैंने पहले पूछा था एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो इसके क्या होगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा। अब मैंने बोला है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड मेटल सरफेस, क्या ये मेटल सरफेस है, तो मैंने ये एंगल आपको कितना दिया। तो अब पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कितना होगा, कैसे बाहर का भी। एक मिनट रुक जाओ ना, उसने 60 बोला है ना, तो कैसे बोला ये वाला 30 का कंसीडर नहीं दिया हुआ, और अंदर भी मैंने तो बताया नहीं ऐसा। तो सुन क्या रहा है, वो तो सुन नहीं रहा, तो बॉल से नीचे देख रहा है।
इधर इधर क्या देख रहा है? काम बोर्ड पे चल रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से। भाई साहब जब आंसर नहीं बता तो बोलना नहीं है। तो 90 माइनस भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का एंगल क्या है? तो अगर ये 30 तो ये कितना हुआ? 60। 90 में से माइनस किया, परपेंडिकुलर बनाया था ना, तो 30 60, तो ये कितना होगा? तो ये और ये सेम होते हैं, ये और ये सेम। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि एंगल दिया कौन सा और निकालना कौन सा है। अगर एंगल बिटवीन नॉर्मल दिया है तो वो इक्वल होता है किसके? रिफ्लेक्शन के, इंसिडेंस के। अगर एंगल बिटवीन मेटल सरफेस दिया है तो वो हमारा एंगल इंसिडेंस, तो उसका 90 में से माइनस करके जो आएगा वो होगा आंसर। समझ आई? और इसमें तो कुछ ज्योमेट्री नहीं दिखेगी 90 डिग्री में। कोई बात नहीं, तो रोज प्रूव कर रहा है मेरे को कि देखो बेसिक में नहीं, देखो दिखाई नहीं, उसको दिख गया, उसको दिख गया। बेसिक वर्जन में यही फर्क होता है, उनको दिखता नहीं, उनको दिख जाता है, उनको दिखाना पड़ता है, और कोई फर्क नहीं होता है। और फ्रेंड मत होइए हो, बस यही होता है, जो भी ये बनता है। वो ले चुका है, अब उसको दिक्कत आ रही है। तेरी तरह ये होगी, वो स्टैंडर्ड ले चुका है, अब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। वो रोज एनसीईआरटी भूल जाता है, खाली एनसीईआरटी जब करनी 5 किताबें हैं, इसलिए भी एनसीईआरटी वजह से डाउट दे रहा है। तो लेनी आसान है, झेलनी मुश्किल है। ठीक है, तू मानेगा नहीं, मेरे को पता है, तो बाद में रोएगा तू। शाबाश। अब मेरे तो कुछ पूछी हुआ, ये डायग्राम बनाइए जी। इसमें क्या हो गया? एंगल आई, अब आज के बाद एंगल इंसिडेंस कौन नहीं है, एंगल इंसिडेंस कौन सा होगा? नॉर्मल का भी सरफेस का? तो सरफेस वाला उसका कितना? अगर नॉर्मल 40 डिग्री, सरफेस का कितना हो गया? 50 डिग्री। तो एक बात सोचो, अगर ये 30 था तो ये कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? तो मतलब भाई साहब ये और ये हमेशा क्या होते हैं? हाँ, ये और ये इक्वल है, और ये क्या होंगे हमेशा? कुछ सीखा 10th में? ये सेम फिगर ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? मिरर, वो सीधा खड़ा हो जाएगा और ऐसे नॉर्मल आ जाएगा। ये डिट्टो सेम फिगर ऐसे आ जाएगी, और सेम कंडीशन। वहां पे ये एंगल दिया होता है, ये निकालना। अगर एक साउंड वेव सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है 40 डिग्री से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? अगर एक साउंड वेव सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है 40 डिग्री से, एंगल 50 डिग्री होगा। अगर एक साउंड वेव स्ट्राइक कर रही है नॉर्मली, तो कितना होगा? वो स्ट्राइक करी नॉर्मली, मतलब ये जो नॉर्मल है ना, यही आपकी इंसिडेंट रे है। स्ट्राइक नॉर्मली मतलब जैसे नॉर्मल आता है वैसे इंसिडेंट रे आ गई। अब इंसिडेंट रे ऐसे आई, और अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा? 0, क्योंकि वही है। तो रिफ्लेक्शन में किससे होगी? 0। तो जैसे वो भाई साहब गए हैं वैसे ही उल्टे मुंह आगे डालेंगे। समझ गए? हाँ, जैसे एक दिन इसको टेस्ट कर लिया है, जैसे आया था वैसे निकाल दिया इसको। सेम लाइन पे सेम लाइन चला गया था हमारा। सब एग्जाम्पल है मेरे पास। कोशिश मैंने हशीन को भी की थी, मानी नहीं है। जैसे अल्फा पार्टिकल तो ये बच्चों को डिस्टर्ब करने जाती थी, मैं चाहता था कि बच्चे डिस्टर्ब ना पढ़ाई कभी। ठीक। और उसका एक फायदा है कि हर रोज एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ता है हर्षिन, नहीं पढ़ती। तो एक्स्ट्रा नहीं बैठती है। उसकी एक क्लास मिस आऊंगी, मतलब उसकी एक क्लास मिस हुई है, मैं तो टाइम ही नहीं दे रहा, वो तेजस को भी नहीं दे मैं रहा। आके बैठ जाऊंगी। बैठ जा, वैसे मैं डाउट नहीं लूंगा। तो ऐसे कैसे नहीं लोगे, मैं आपके आगे बैठ जाऊंगी। सर पीछे चली जाएगी। बदमाशी हो रही है, ज्यादा हर शहर में जाएगा मेरे को। ये हर जितने डाउट पूछेगा मेरे से, इतने डाउट पूछेगा, मेरे को फ्री नहीं करेगा मेरे को देखने के लिए। मतलब क्या खा के आता है पूछता ही नहीं तो बेटा तभी तो अरे मैं इधर आके बैठ जाऊंगी। उसको आता भी है, और वो अपना 10th का बेस भी दोनों ठीक कर रहे हैं। तो तो मैं 10th का कल बेस से इनका देखना बहुत पक्का बन जाएगा, देखिए। मैं यहाँ और तुम लोग ना 10th में तुम देखो तुमसे अच्छा पढ़ेंगे ये लोग। मैं यहाँ की बैठूंगी। इनका बेस भी को पक्का कर दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, खुद ही कर रहे हैं पक्का अपना। क्योंकि अब पहले वो पूछता नहीं था, उसने पूछना शुरू कर दिया है, दिमाग लगाते हैं लोग। सर बताएंगे। हाँ ऑब्वियसली, जब मैंने आपको टाइम दिया नहीं, मैं क्यों डाउट लूंगा आपको? सर आप बिल्कुल लोगे सर। सर ये लॉन्ग ब्रेक पे थी वीकेंड है उसका 1 महीने का है, इसका खत्म ही नहीं हो रहा सर। मैं तो बीमार ही रहती हूँ। है। ओके, कल से हॉस्पिटल से ऑनलाइन क्लास होगी। आगे लिखो जी, अगला कंसेप्ट है
ओह सॉरी सर, अभी दे तक दो, बनाया- 5 मिनट जब तक मैं आपको बातें कर रहा था तब तक बनाया कि नहीं, तो बात इसलिए कर रहा था, बातों में कॉन्सेंट्रेट कर रहा तू भाई, बोर्ड पे तो करता ही नहीं। क्या समझ आ गया? जो वाला बन रहा है उसमें 60 में मैंने 38 दिया है। अगर एक साउंड वेव अल्फा एंगल बनाती है विद सरफेस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? सर अभी 10 मिनट नहीं आप बताओ, अगर एक एंगल है अल्फा, अल्फा की अल्फा अल्फा ही है, 90 माइनस अल्फा, अगर ये 30 और 60 कैसे निकाला? 90 माइनस 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया ना उसका, तो आंसर क्या है? 90 माइनस। मैं आपको ट्विस्ट मैं सरफेस बोला है तो ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सब लक्ष्मी सिंह में दिया हुआ है, आपको पहले आइडिया लगवा रहा हूँ कि अगर दिमाग में लगाओ। लिखो जी आगे। 2 मिनट से अरे नहीं टाइम, स्टैंडर्ड से ये साइंस भी ऐड हो जाती है। मतलब स्टैंडर्ड अगर लेंगे स्टैंडर्ड से साइंस का कोई लिंक नहीं है, वो तो मैथ्स के लिए है, साइंस तो सबकी सेम है, सबको झेलनी पड़ेगी। थिंक अबाउट दैट, इनसे हो जाएगी, सारे एक से एग्जाम्पल है। सर गुरजोत पूछ रहा है कुछ। वो इस साल का एग्जाम में तो बताएगा, इस साल कुछ डिफरेंट आएगा मुझे लग रहा है। अगर हमने बेसिक में ले ली तो 11th अगर ऐसा होने लग पड़ा सब लोग एंजॉय ना करें लाइफ, बेसिक लोग बाद में मैथ्स करेंगे, क्योंकि मैथ्स वो लास्ट ईयर होगा मैथ्स का बस, फिर मैथ्स अलाउड नहीं। हाँ अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, उसकी कोई टीचर नहीं, उसकी कोई ट्यूशन टीचर नहीं, कोई ट्यूशन लगाएगा भी नहीं, पढ़ाता यूट्यूब में वीडियो भी नहीं है उसकी, मैं नहीं पढ़ाता, टाइम का है। उसमें क्या होता है? क्या होता है? आगे लिखो, वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस, केस स्टडीज वगैरह होती है, पढ़ाई सेम होती है पर बुक्स अलग होती हैं, चैप्टर का सीरियल ऑर्डर अलग होता है, पढ़ाई सेम होती है, मैथ सेम है, पर उसको पढ़ाने के लिए मुझे अलग बैच लगाना पड़ेगा, एक बच्चे का बैच कौन बनाएगा? हाँ जी, अब लिखो जी एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि रिफ्लेक्शन का अप्लाई का करते हैं और ये एंगल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। नंबर 1 लिखो जी, मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न, मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न। मेगाफोन देखा है तुमने? बुक में फोटो बनी हुई है, देखो क्या है, कॉमन के ऊपर What is the function of the earth? Why is it necessary to earth? एक ही बात ही तो है, फंक्शन ही तो है वो necessity। तो फंक्शन बताओ, वो उसका फंक्शन में भेजती है, तो मेटल को ही करना क्यों जरूरी है? मेटल का कंसेप्ट जाना, मैं बुक में बनी हुई फोटो मेगाफोन की, लाउड स्पीकर, सब बहुत है काम हो रहा है। अब तो खत्म होने वाला है, तो एक काम करना, उसकी हेल्प कर रही है ना, उससे लिखवा तो बोल, काम गिव एंड टेक है भाई, हेल्प करो। लिखो किसकी? हाँ ठीक है, हाँ तो सीखो भाई, बड़े होके कुछ तो करना ही है। सर उसके गले में तो पहले से कर नहीं, वो भी मेगाफोन यूज करते हैं, तो मेगाफोन सर इसके देखो, मेगाफोन या लाउड स्पीकर में क्या होता है, बल्ब हॉर्न में क्या होता है, एक ना डायरेक्शन बनी होती है, उसकी जो ज्यादा आवाज अगर डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर आएगी पर कम आएगी, क्योंकि वेव्स तो फैलेंगी, पर उसको डायरेक्शन देने के लिए उसको सेम जगह रखा जाता है, तो साउंड रिफ्लेक्ट होती है डायरेक्शन, तो ये एप्लीकेशन है। ठीक है, लिखो जी, मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न लिख दिया, एंड बल्ब हॉर्न। अब आपने क्या करना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, दिख रहा है, इसकी जगह छोड़ दो और ये पूरा का पूरा टेपना है विदाउट एनी ब्रेक। भाई ये यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तीनों टेपने पड़ेंगे अभी ताकि समझ आ जाए। मेगाफोन और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज आर ऑल डिजाइन्ड टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल, तो उसकी सबसे ज्यादा आवाज उसी तरीके से आती है। ठीक है, इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स अ ट्यूब फॉलोड बाय अ कॉनिकल ओपनिंग, ट्यूब दिख रही है, वो ट्यूब ऐसे कोन में फैल जाती है,
conical opening reflects sound successively to guide most of the sound waves from source forward direction. Second है जी स्टेथोस्कोप. कहाँ देखते हो स्टेथोस्कोप? डॉक्टर के पास तो उसमें वो आपके पेट में हार्ट में कहीं लगाता है और एक वायर ट्यूब जा रही है, तो ट्यूब के थ्रू वायर सॉरी साउंड जाती है। तो कान में उसको सुनाई दे रही है ना भाई. कान किसी के पेट कान लगा के सिर्फ हार्ट बीट सुनाई देगी. स्टेथोस्कोप से पेट के अंदर क्या चल रहा है आइडिया लगाया जा सकता है. वो ज्यादा क्लियर वॉइस देता है. इट इज अ इंस्ट्रूमेंट. पढ़ो. Stethoscope is a medical instrument used for listening to sound produced within the body, chiefly in the heart or lungs. लंग्स में, पेट में, हार्ट में क्या हो रहा है? तो कुछ हमारे हार्ट में वाइब्रेशंस हो रही है, लंग्स में हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, पेट में खाना डाइजेस्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चल रहा है. जब कुछ मैकेनिज्म चल रहा है तो वाइब्रेशन हो रही होगी, तो साउंड पैदा हो रही होगी. तो डॉक्टरों की पढ़ाई में उनको पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल साउंड कैसे होती है. जब पेट खराब होता है, ज्यादा पेट दर्द होता है, डॉक्टर चेक करता है, उसको एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है. उससे वो लगता है कि खराबी क्या है. उनको पढ़ाया गया है साउंड्स को आइडेंटिफाई करना. तो नॉर्मल साउंड और डिफरेंट एबनॉर्मल साउंड को पहचानना डॉक्टर्स को आता है, उनको सुनाई देता है. जल्दी कर, मेरे को पढ़ाना है. आगे रीड करो. इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट हार्ट बीट reaches the doctor's ears by multiple reflection of, वो रिफ्लेक्ट हो के बार बार उसके कानों तक पहुंचती है और ये सेम डायरेक्शन में पहुंचती है. क्या स्टेथोस्कोप डॉक्टर ने लगाया तो मैं सुनाई देगा? क्योंकि वायर का है उसके कानों में, तो सेम डायरेक्शन देने के लिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन की जाती है. अगला है, एक मिनट, तीसरा है जनरल सीलिंग्स या साउंड बोर्ड्स कहते हैं इसको. कॉन्सर्ट हॉल, अच्छा थिएटर तो जाती हो, वहां पे स्क्रीन सीधी होती है, कर्व्ड होती है. कभी लाइट जला के, जब वहां पे लाइट इंटरवल पे जलती है, साइड्स पे देखना उसकी शेप भी कर्व्ड होती है हॉल की. क्यों? वो सारी जो रिफ्लेक्शन को एक डायरेक्शन देने के लिए होती है. सारी साउंड सेंटर में चली जाती है जहाँ ऑडियंस बैठती है. अगर सीधा होगा ना तो हर जगह रिफ्लेक्ट होती रहेगी. उसको ज्यादा टेढ़ा किया जाता है कि एक एंगल बन सके तरीके से. पढ़ो. Generally, the ceiling of concert halls, conference halls, cinema halls are curved. Ceiling मतलब दीवारें और शोरूफ. So that sound after reflection reaches all the corners of the, as shown in the figure. दिख रहा है? ये एंगल बना रही है. अगर ये सीधा होगा ना तो ये एंगल ऐसा नहीं बनेगा, ये सीधा वापस आएगी, तो सुनाई नहीं देगी. हाँ ठीक है. आगे, sometimes a curved sound board, क्या नाम है? साउंड बोर्ड भी जान के लगाते हैं. मे बी प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द साउंड बोर्ड स्प्रेड्स इवनली. इवन मतलब इक्वली. इवनली का मतलब लिख लो बुक में, इक्वली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द. जब अच्छा, इसका नीचे वाला डायग्राम दिख रहा है आपको? दिख रहा है? इसमें कर्व साउंड कैसे इवनली स्प्रेड हो रही है. सारी साउंड वेव्स आ रही है और वो कर्व को करके स्ट्रेट होके जा रही है. दिख रहा है? और सब जगह फैल रही है आराम से. समझ गए हो? तो ये आपको 3 एप्लीकेशंस हैं जो आपको लिखनी है. अगली बार हम स्टार्ट करेंगे इको, नहीं ये हाँ इको और अल्ट्रासाउंड. नई बुक दिखाना. नई बुक में कितना रह गया? ये कर लिया. अच्छा, इको और रिवर्बरेशन करेंगे अगली बार. फिर हमारा ये भी हो गया और रेंज ऑफ हेयरिंग. 2 क्लास का चैप्टर रह गया है. 2 क्लास का. क्या स्लो बोल. आपने बोला स्टेथोस्कोप